नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में जानकारी प्राप्त किए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। पिछला वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, मैं उसमें डाल दूंगा। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से होना चाहिए। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो ये पैडागोजी है उसका जो प्रश्न अभ्यास है उस पर आप ध्यान न देके इस तरह के सब्जेक्टिव विषयवार को ज़्यादा आप पढ़ें, इससे ज़्यादा आप समझ पाएंगे। MCQ क्वेश्चंस आप बाद में करेंगे, अभी ये सब आप करेंगे। तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से होना चाहिए। किशोरों की मानसिक शक्तियों के सर्वोत्तम और अधिकतम विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप उसकी रुचियों, रुझानों, दृष्टिकोणों और योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। किशोर अपने समूह को अत्यधिक महत्व देता है और उसमें आचार व्यवहार की अनेक बातें सीखता है। अतः विद्यालय में ऐसे समूहों का संगठन किया जाना चाहिए जिनकी सदस्यता ग्रहण करके किशोर उत्तम सामाजिक व्यवहार और संबंधों के पाठ को सीख सके। इस दिशा में सामूहिक क्रियाएं, सामूहिक खेल और स्काउटिंग अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। किशोरों में उचित महत्व और उचित स्थिति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। उसकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे उत्तरदायित्व के कार्य दिए जाने चाहिए। इस उद्देश्य से सामाजिक क्रियाओं, छात्र स्वशासन और युवक गोष्ठियों का संगठन किया जाना चाहिए। बालक और बालिकाओं में विभिन्नता होनी यदि आवश्यक है। इसका कारण यह है कि लिंग भेद के कारण और इस विचार से कि बालक और बालिकाओं को भावी जीवन में विभिन्न कार्य करने हैं, दोनों के पाठ्यक्रमों में विभिन्नता होनी चाहिए। किशोर अपने जीवन दर्शन का निर्माण करना चाहता है पर उचित पथ प्रदर्शन के अभाव में वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है। इस कार्य का उत्तरदायित्व विद्यालय पर है कि वह उचित मार्गदर्शन दे। किशोर अनेक प्रकार के संवेगों से संघर्ष करता है। इन संवेगों में से कुछ उत्कृष्ट और कुछ निकृष्ट होते हैं। अतः शिक्षा में इस प्रकार के विषयों और पाठ्यक्रम में सहयोगी क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो निकृष्ट संवेगों का दमन कर उत्कृष्ट संवेगों का विकास कर सके। इस उद्देश्य से कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की सुंदर व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोर में व्यक्तिगत विभिन्नताओं और आवश्यकताओं को सभी शिक्षाविदों ने स्वीकार किया है। अतः विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें किशोरों की व्यक्तिगत मांगों को पूर्ण किया जा सके। किशोर के मस्तिष्क में विरोधी विचारों में निरंतर द्वंद्व होता रहता है। फलतः वह उचित व्यवहार के संबंध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है। अतः उसे उदार, धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वह उचित और अनुचित में अंतर करके अपने व्यवहार को समाज के नैतिक मूल्यों के अनुकूल बना सके। किशोर में अपराध करने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण है निराशा। इस कारण को दूर करके उसकी अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है। विद्यालय उसको अपनी उपयोगिता का अनुभव करा के उसकी निराशा को कम कर सकता है और इस प्रकार अपराध प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। तो देखें आप लोग, अभी इस भाग में हम लोग किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग अभी देखें। अब आगे हम लोग अभी देख रहे हैं बाल विकास के सिद्धांत। तो इसमें भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो एक बात का ध्यान दें कि इस तरह के जो पैडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के जो वीडियोज होंगे, जो बातें इसमें बताई गई है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास करें। सुनकर इसको समझा जा सकता है और देखकर भी इसको समझा जा सकता है, पढ़कर भी इसे समझा जा सकता है। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल का आइकन होगा उसको टच करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। इससे ये लाभ होगा कि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत उसका लाभ मिलने वाला है। आइए हम लोग अब बाल विकास के सिद्धांत को देखें। आयु के अनुसार बालकों में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक विकास कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ये सिद्धांत बाल विकास के सिद्धांत कहलाते हैं। बाल विकास से संबद्ध महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्न हैं। पहला है परस्पर संबद्धता का सिद्धांत। बाल विकास से संबद्ध विभिन्न तत्व यथा सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक आदि परस्पर संबद्ध है। इनमें से किसी एक में होने वाला विकास सभी तत्वों में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। दूसरा, पूर्वानुमान का सिद्धांत। एक बालक की बुद्धि और विकास की गति को देखते हुए उसके आगे बढ़ने की दिशा एवं स्वरूप के विषय में पूर्वानुमान किया जा सकता है। इसी प्रकार बालक की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे की मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तीसरा है विकास का सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले सामान्य क्रियाओं के दर्शन होते हैं, उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं का स्थान आता है। उदाहरणार्थ, प्रारंभ में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये क्रियाएं उसकी आँखों और वाक तंत्र तक सीमित हो जाती है। भाषा विकास के क्रम में बालक सबसे पहले सामान्य शब्द सीखता है, इसके बाद ही वह विशेष शब्द सीखता है। चौथा है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया की दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण अन्य कारकों से प्रभावित होती है। उसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर उसके बाद टांगों को, उसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। पांचवा है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिकता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कोई भी एक बालक वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता। विकास के इस सिद्धांत के कारण ही कोई बालक अत्यंत मेधावी, कोई बालक सामान्य तथा कोई बालक पिछड़ा या मंद होता है। छठा है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों को एकीकृत करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरणार्थ, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। सातवां है वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में इन दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है। सातवां है वृद्धि एवं विकास की गति की दर में असमरूपता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति सदैव एक समान नहीं होती। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, आज का ये भाग
यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर को देखेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस तरह से सभी कोई लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।